यहाँ बात। नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमारा जो भाग है मैंने 6 कंप्लीट करा दिया है। भाग कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भाग 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया है मेरे बच्चों, जिसमें किसका जिक्र था? राज्य सरकार का। बातें नहीं हुई है, राज्य सरकार का जो आर्टिकल है मेरे बच्चों, इसके राज्य सरकार का जो 152 से लेके 237 तक ये हमने कर लिया। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या क्या बातें हमने इसमें कर ली थी। इसके हमने 6 ही अध्याय पढ़े थे, जिसमें पहला अध्याय है जो जनरल है, जिसमें 152 से 237 तक वर्णन है। उसके अध्याय बाद में हमने 2 पढ़ा, जिसमें हमने कार्यपालिका पढ़ी। कार्यपालिका में हमने किस किस का जिक्र कर लिया? जो है राष्ट्रपति का और राज्यपाल का कर लिया, और है सीएम का कर लिया। और जो राज्यपाल है मेरे बच्चों, उनका वर्णन जो है आर्टिकल है 153 में मिलता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, परंतु कौन सा संविधान संशोधन ने ये कहा भी जो एक राज्यपाल क्या 2 राज्यों का हो सकता है? अरे हो सकता है, हाँ। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां था। उसके बाद जो है मेरे बच्चों हमने पढ़ा भी जो आर्टिकल 164 है, उसमें कहते हैं आर्टिकल 163 में कहते हैं भी प्रत्येक राज्य का क्या होना चाहिए? एक है मंत्री परिषद होना चाहिए। 64 आर्टिकल 164 कहता है भी उसमें सीएम की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो हमने पढ़ा भी 167 के बीच जो कड़ी का काम करता है, कौन करता है? सीएम करता है। किन के बीच? मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच। क्लियर है? उसके बाद हमने महाधिवक्ता का पढ़ा मेरे बच्चों। महाधिवक्ता जो आर्टिकल 165 में जिक्र है। और इससे पहले हमने अगर बात करें पीछे का जोड़े संघ सरकार से, तो महान्यायवादी पढ़ा हमने आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 मेरे बच्चों। उसमें महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। और महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। अगर राज्य सरकार पर कोई केस हो जाता है तो उसकी पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता करता है, जो आर्टिकल हमने कौन से में पढ़ा? 165 में। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो हमने कौन सा किया? अध्याय नंबर 3 किया। अध्याय 3 में किसका जिक्र है? अरे अध्याय 3 में किसका जिक्र है? बोलो रे, देखा ही नहीं तुमने? विधानमंडल का जो आर्टिकल मेरे बच्चों कहां से शुरू होता है? 168 से शुरू होता है, जिसमें हमने 169 में लिखा है भी जो विधान परिषद है उसकी पैरवी कौन करेगा? विधानसभा करेगा। और किसके पास लेके जाएगा प्रस्ताव? संसद के पास लेके जाएगा। 170 में कहता है विधानसभा का वर्णन है, और 171 में विधान परिषद का है। और विधानसभा मेरे बच्चों प्रत्येक जो है राज्य की है, और इसमें 3 यूटी की विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? उसके विधान परिषद की बात करें, और विधानसभा में मैक्सिमम सीटें 500 होनी चाहिए, न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए। उपबाध्य मैंने तुम्हें बताया था अभी सिक्किम जो है इसकी 32 सीट है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले विधानसभा की सीटें जो न्यूनतम किस में है, सीधा किस में है, ना तो उन्होंने राज्य लिखा ना केंद्र शासित प्रदेश लिखा, तो तुम्हें क्या बताना होगा? पुडुचेरी पे जाना होगा जिसमें 30 सीटें हैं। अगर स्पेशल मेंशन करके दिया है भी किस राज्य में न्यूनतम सीटें हैं, तो सिक्किम पे जाना होगा जिसकी 32 सीट है। उसके बाद गोवा और मिजोरम की कितनी सीट है मेरे बच्चों? 40 है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जैसे अगर तीनों जो है विधानसभा की कर लो, 3 जो यूटी है जिसमें दिल्ली की कितनी है? 70 है। पुडुचेरी की कितनी आ गई मेरे बच्चों? 40 आ गई। और जो है 40 नहीं सॉरी 30। और जम्मू कश्मीर की हमारे हरियाणा जितनी है 90 है। क्लियर है? उसके बाद जो हमने किया था मेरे बच्चों भी जो विधान परिषद है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा भी किस किस राज्य में विधानसभा है या किस में नहीं है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें है मेरे बच्चों, जैसे हम अगर बात करें तो हमेशा मानचित्र से याद रखना, याद रह जाएगा। अगर ऐसे बात करें तो यूपी और बिहार में है मेरे बच्चों, यूपी और बिहार में है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। क्लियर है बच्चों? तेलंगाना ये थे।
ये 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान है परिषद है। यहां से क्वेश्चन इतना ही बनता है। क्लियर? उसके बाद जो हमने जिक्र किया मेरे बच्चों, अध्याय नंबर 4 का। अध्याय 4 में किसका जिक्र है? हाँ, जो है राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों का वर्णन है। अध्यादेश शक्ति मेरे बच्चों जो कौन से आर्टिकल है? 213। आर्टिकल नंबर हमने 213 पढ़ा, जिसमें किसकी है मेरे बच्चों? राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां हैं। भी राज्यपाल क्या बना सकता है? कानून है कोई भी बना सकता है, पारित कर सकता है एज ए सिचुएशन। मतलब अगर वो 6 महीने तक चलेगा, वो 6 महीने में विधानसभा और विधान परिषद में पारित हो जाता है। विधानसभा देखना मेरे बच्चों हर राज्य में नहीं है, 6 में ही है। अगर जहां विधान परिषद है, अगर उसमें पारित हो जाता है तो वो कानूनी बन जाएगा, अगर पारित नहीं होता है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो हमने अध्याय नंबर 5 पढ़ा मेरे बच्चों, जिसमें न्यायपालिका, जिसमें किसका जिक्र किया? हाई कोर्ट का। हाँ, हाई कोर्ट से जो है संबंधित, कल मैंने हाई कोर्ट का सारा लिखा दिया था तुम्हें, भी इसकी जो है शुरुआत कब हुई और कैसे इसमें है, सारा हमने पढ़ लिया था। अभी सबसे बड़ा कौन सा है जजों के आधार पर, तो इसका मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। 2-4 जो है हाई कोर्ट पढ़ा था कल यही पढ़ा था ना? हाँ, बताओ मेरे बच्चों, वर्तमान में हाई कोर्ट जो है, इसकी हाई कोर्ट में कितनी संख्या है भारत में? 25 है। हाई कोर्ट में जो है वर्तमान में कितने हैं? 25 है। और हाई कोर्ट जो मेरे बच्चों सबसे पहले कहां स्थापित किए गए थे? कौन से एक्ट के तहत किए गए थे? 1860 का भारत शासन अधिनियम, जो 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कौन कौन से? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है? उसके बाद जो चौथा बना था वो इलाहाबाद का बना था। इलाहाबाद से संबंधित हमने किया था भी, प्रयागराज जो है उसका नाम बदला गया। प्रयागराज में कौन सा मेला लगा रही है अब? महाकुंभ का मेला, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था। क्लियर? वहां 3 नदियों का संगम बनता है, कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद आगे उसमें पढ़े, वो याद कर लेना मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो हमने किया था भी, जो है मैंने बताया भी, प्रयागराज जो है कहाँ पड़ता है रे? यूपी में पड़ता है। तो मैंने तुम्हें एक दिन पहले लिखाया था भी, प्रयागराज को टेम्परेरी जो क्या बनाया गया? जिला बनाया गया था। फिर मैंने एक दिन तुम्हें ये कह दिया भी इसको स्थायी कर दिया, परंतु नहीं किया था। अब किया है, 76वां जिला बना है यूपी का। कौन सा? कल्याण सिंह है नगर, उसको यूपी का 76वां जिला बन गया है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद जो हमने किया था मेरे बच्चों, बताओ अब तुम बताओ भी, जो है हाई कोर्ट जो है इसमें जजों के आधार पर सबसे बड़ा अगर हाई कोर्ट पूछे तो कौन सा है? इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। और सबसे छोटा पूछे गुवाहाटी, जो असम का है। उसके साथ हमने फिर किया था भाई, मोइदम जो है उसका असम, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? असम में पड़ता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और उसके बाद हमने किया भी, असम जो है उसका हाल ही में पहले जो 93 नंबर की धरोहर शामिल की गई थी मोइदम। मोइदम क्या है? कब्रिस्तान है। उसके बाद जो 44वां किया था, जो कौन सा? ये मराठा किले, जो मराठा किले महाराष्ट्र और है एक तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखना, ठीक है? उसके बाद जो कल मैंने तुम्हें ये आगे पीछे करवा दिए थे वो ना ठीक कर लेना मेरे बच्चों। मैंने जो सही लिखा था और बाद में भी मैंने तुमसे बोला था भी ध्यान से बता देना, तो ये थोड़ी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। 41 नंबर हमने 40, 41, 42, 43 और 44 क्या की थी मेरे बच्चों? विश्व धरोहर की थी। विश्व धरोहर ये भारत की है मेरे बच्चों। अभी तक 44 हो चुकी है। अभी तक क्या हो चुकी है? 44। विश्व धरोहर को जो जारी करता है वो कौन करता है? यूनेस्को करता है। तो 40 में हमने क्या पढ़ा था? धोलावीरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? धोलावीरा पढ़ा था। धोलावीरा पढ़ा था। धोलावीरा जो मेरे बच्चों गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थान है। उसके बाद 41 में कौन सा पढ़ा था? शांति निकेतन। शांति निकेतन मेरे बच्चों क्या है मेरे बच्चों? वो पहले गलत हो गया था, जो मैंने पहले लिखा था वो आगे पीछे हो गया, फिर मैंने दोबारा उसको सही करके ये कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है? तो शांति निकेतन जो है 41वें नंबर की है। अब ये क्या बन गई? यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल में। और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था इसे? 1921 में मिला था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर? उसके बाद 42 जो मेरे बच्चों होयसल मंदिर थे। कौन से थे? होयसल मंदिर। और ये होयसल मंदिर जो है मेरे बच्चों कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं। क्लियर है? उसके बाद 43 जो मैंने बता दिया है मोइदम पड़ता है मेरे बच्चों। उसके बाद 44 जो मराठा किले, मराठा किले मेरे बच्चों, किले, मराठा किले 44वें नंबर की बनी है। क्लियर है?
अरे क्लियर? ये मैंने पहले ठीक लिखा, किसी बच्चे ने बोला तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है। और इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड और ही कर लो, इसमें अगर पूछे जो यूनेस्को है ये विश्व धरोहर है, अमूर्त धरोहर जो है हमारी कितनी है, तो भारत की 15 है मेरे बच्चों। अगर पूछे तुमसे भी भारत की, ये तो मूर्त है, हमें दिखाई देती है, अमूर्त धरोहर होती है मेरे बच्चों संगीत वगैरह जो हम सुन महसूस कर सकते हैं परंतु दिखाई तो नहीं देता ना संगीत। तो वो जैसे लिखो भारत की अमूर्त धरोहर। भारत में अभी तक जो है मेरे बच्चों अमूर्त धरोहर जो कितनी हो चुकी है, 15 हो चुकी है। और 15वीं जो है ये गरबा जो है, गरबा डांस है, गरबा है मेरे बच्चों। 15वीं कौन सी है? गरबा है। क्लियर? अरे क्लियर है? इसके साथ एक तुमने पढ़ा होगा रामसर साइड, तुमने देखा होगा रामसर साइड, सारा तो नहीं करेंगे, थोड़ा कर लेंगे बस। रामसर साइड, रामसर साइड जो है मेरे बच्चों भारत में 94 हो चुकी है अभी तक। रामसर साइड भारत में कितनी हो चुकी है? 94 हो चुकी है। लिख लो भारत में जो रामसर साइड कितनी हो चुकी है? 94 हो चुकी है। और सबसे ज्यादा पूछे रामसर साइड अगर भारत में किस जिले में है, ओ सॉरी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा रामसर साइड पूछे भी किस है राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और विश्व की पूछे तो यूके में है, भी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है। बस इतने फैक्ट याद रख लो, लिख लो, नोट कर लो। रामसर साइड है मेरे बच्चों, ये 94 हो चुकी है भारत में, भारत की लिख लेना मेरे बच्चों, याद रह जाए। भारत की जो है 94 हो चुकी है और सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु में, याद रखना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब हम ना हाई कोर्ट के आर्टिकल करेंगे। अब क्या करेंगे, कल हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, और अब जो हम करेंगे हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें मैंने तुम्हें 2-3 तो बताई हुई हैं, बस लिखना है, तुम्हें रिवीजन हो जाएगी भी हाँ हमने कर लिए थे पहले। तो उसमें आर्टिकल जो मेरे बच्चों क्या है, आर्टिकल हमने कर लिया था 214, जिसमें किसका जिक्र है? रही हाई कोर्ट का। भी प्रत्येक राज्य का एक है हाई कोर्ट होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। परंतु ये फैक्ट जो है कौन सा संविधान संशोधन में ये बोला गया भी एक हाई कोर्ट एक से अधिक है राज्यों का हो सकता है, तो कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन। 7वां मेरे बच्चों संविधान संशोधन जो कब हुआ था रे? 1956 में, जिसमें ये जो हाई कोर्ट एक से अधिक है राज्यों का हो सकता है। ये बात मैंने कल तुम्हें बता दी थी। क्लियर है बच्चों? याद रखना। उसके बाद लिखो आर्टिकल 217, लिखो आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 भी हमने पढ़ लिया था मेरे बच्चों, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। आर्टिकल 217 भी हमने पढ़ लिया था जब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें ये बता दिया था। ये क्या है मेरे बच्चों, इसमें जो है जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर? रही राज्यपाल की सलाह पर। और ये हमने राज्यपाल पढ़ा था तब भी कर लिया था, आर्टिकल 217 मैंने तब भी बताया था, लिख लो। इसके तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर करता है। और इसके साथ ही मेरे बच्चों याद रखना, इसके साथ राज्यपाल की तो सलाह लेगा ही लेगा, उसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का
जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह भी लेगा, मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी सलाह लेगा, इस आर्टिकल में वर्णन मिलता है। और जो है सुप्रीम कोर्ट की भी लेगा, और जो बाद में अन्य जज जो है उसमें अगर जिस हाई कोर्ट में कर रहा है तो उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, उनकी भी सलाह लेगा। और इसमें जो है किनकी, इनकी योग्यताओं का वर्णन है, और है इनकी योग्यताओं का, किनकी योग्यताओं का रे, किनकी योग्यताओं का वर्णन है, जजों की, जजों की भी, जो जज बनने जा रहा है तो उसकी उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 217 में उसका भी जिक्र है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर? अब सुनो क्या होती है योग्यता, तुम ध्यान रख लेना बस एक बात। मैंने तुम्हें ये जब हम कर रहे थे ना, किसका कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का कर रहे थे, तब मैंने ये बताया था भी तुम्हें जो है राज्य का करना है तब क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो है मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, अरे भारतीय नागरिक होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, मैंने कहा जिसमें हम कर रहे थे भी 65 वर्ष से क्या होनी चाहिए, उनकी आयु कम होनी चाहिए, और यहाँ किससे 62 वर्ष। तुम्हें ध्यान रखना है हाई कोर्ट का जो है जज बनने के लिए उसमें उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 62 से कम होनी चाहिए। और वहां हमने लास्ट लाइन जो पढ़ी थी भी उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहा भाई किसी वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक वो रह चुका हो न्यायाधीश, और उसके बाद हमने पढ़ा था भी वो 10 वर्ष तक कम से कम महाधिवक्ता रह चुका हो। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वही बात रिपीट होगी। यहाँ जो अब लास्ट वाला अध्याय हम पढ़ेंगे जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है वो उसमें कार्य कर चुका होगा, ठीक है, उससे नीचे वाला पद है तो उसमें वो कम से कम 5 वर्ष तक काम है कर चुका होगा। क्लियर? अरे निकाल लोगे बस 65 और 62 वाला ध्यान रखना, अपने आप निकल जाएगा। उम्र का ध्यान रखना, हाई कोर्ट का बनने के लिए 62 वर्ष से कम होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल है 219। आर्टिकल 219 में जो अब नियुक्ति कर ली जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश जजों की नियुक्ति कर ली, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सलाह पर? राज्यपाल या जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर। परंतु जो है इसमें इसके तहत जो है हाई कोर्ट के, लिखो, हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाई कोर्ट के जजों को शपथ है दिलाएगा, दिलाएगा। पूरी लाइन लिख लेना, जैसे दिलाएगा राज्यपाल, इतना याद रख लेना भी उन्हें। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ है दिलाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? अरे क्लियर है? तो याद रख लेना। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों 220। इसके तहत जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो अन्य हाई कोर्ट में कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल जो है 220 इसके तहत है, देखो इसके तहत हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश, जज या एक मिनट मेरे बच्चों, न्यायाधीश अन्य भी, मान लो अगर हरियाणा पंजाब का है तो वो अन्य वकालत कर सकता है, तो वो अन्य हाई कोर्ट में कार्य कर सकता है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, वो कार्य नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज कर सकते हैं। मतलब देखो सुन, ये देखो मेरे बच्चों, इतना जो सुप्रीम कोर्ट का बन गया ना वो नहीं कर सकता, हाई कोर्ट का बन गया, प्रतिबंध तो है। परंतु जैसे हमने एक आर्टिकल किया था, मेरे कौन सा किया था उस दिन, मैंने कहा भी मैं बताऊंगी, अब ध्यान नहीं रहा, 128, ठीक है। 128 जो था वो क्या था मेरे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आर्टिकल जो 128 तुमने लिखा था, मैंने कहा था उस टाइम, क्या मैंने क्या बता दिया था तुम्हें?
लाइन बोलो, मैंने बताया वो बताओ, पहले बताया वो। हाँ जी, ये बोला था ना। तो उसमें 128 आर्टिकल ये कहता है मेरे बच्चों, जब रिटायरमेंट हो जाती है न्यायाधीशों की, रिटायरमेंट हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो, तो बाद में उनको अगर किसी कार्य पर कोई समिति जो बनाए, संगठन बनाए, उनको डिसीजन लेना हो तो वो उनको बुला सकता है। आर्टिकल 128 ये कहता है भी उनको अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद भी क्या कर सकता है, उनको बुला सकता है। ये बात जो आर्टिकल 128 बात ये बोली गई थी, ठीक है। परंतु ये कहता है इसके तहत जो हाई कोर्ट के जज और न्यायाधीश है वो अन्य हाई कोर्ट में कार्य कर सकते हैं। एक बार अगर है फैक्ट तो मैं तुम्हें कल ये बात रिपीट कर दूँ। एक बार तो ये लिखो जहां तक मैंने देखा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? सुनो रे, क्लियर है? तो मेरे बच्चों हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े इससे संबंधित है? आर्टिकल हमने 214, 217, 219, 220 और इसके साथ जो है आर्टिकल मेरे बच्चों जो है एक याद और रखना जो मैंने तुम्हें करवाया था, आर्टिकल 226। मैंने ये जब है हम किसके कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। तो ये उस टाइम मैंने बताया था भी हम आगे जब राज्य सरकार का जिक्र करेंगे तब ये बात पढ़ेंगे। आर्टिकल है 226 पढ़ना। 226 में लिखा है मेरे बच्चों भी हाई कोर्ट है जो है क्या करते, कितनी रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है, वही रीट जारी करता है। तुम्हें करता है, तुम्हें इसमें इतना डीपली नहीं पूछेगा, परंतु याद रखना इसमें जो है यहां जो 5 रीट जारी की गई, जो सेंटर सरकार में की गई आर्टिकल 32 में कौन कौन सी थी वो ट्रिक बताओ मेरे को। बंदी पति उसका अधिकार है, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिहसना और उसका उत्प्रेक्षणा, और बंदी पति उसका, एक बीच में रुक गया, कौन सा रुक गया, 5 होनी चाहिए ना, बंदी प्रत्यक्षणा, पति प्रत्यक्षणा, पति, हाँ परमादेश, और उसके बाद जो है वो है अधिकार परीक्षा। ये 5 है मेरे बच्चों जो सेंट्रल सरकार आर्टिकल 32 के तहत देती है, सुप्रीम कोर्ट देता है, वो पूरे भारत में लागू होता है। क्या होता है, वो पूरे भारत की सुनी जाएगी। यहां सिर्फ है हाई कोर्ट जारी करता है, वो उस राज्य में उस राज्य तक ही सीमित होगी। ये बात याद रखना, ठीक है बस। और परंतु एग्जाम में तुम्हारे से स्टेटमेंट में पूछ सकता है भी आर्टिकल जो राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट जो आर्टिकल रीट जारी करता है वो कौन आर्टिकल के तहत करता है, तो किसके तहत करता है, 226 के। इसके साथ मेरे बच्चों अब अध्याय हमारा जो भाग 6 का अध्याय 6 रह गया, जिसमें मैंने तुम्हें क्या लिखाया था, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मैंने बताया था मेरे बच्चों जिला वगैरह में जो होते हैं वो, उसमें जो जजों की संख्या, उसमें हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल है 233। आर्टिकल 233 में क्या पढ़ा मेरे बच्चों भी, यहां जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वो जजों की नियुक्ति करता कौन करता है, अभी पढ़ा के आई हूं तुम्हें पीछे, अभी राज्यपाल की कार्यकारी से राज्यपाल पढ़ाया, तब मैंने ये आर्टिकल 233 वहां लिखा दिया था तुम्हें भी। तुम्हें वहां सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, इनमें भी आर्टिकल अधीनस्थ न्यायालय है, उनका जिक्र किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मिलता है, 233 से 237 तक उनका वर्णन किया गया है। परंतु उसमें तुम्हें आर्टिकल याद रखना 233 में जो किसका जिक्र किया गया है भी, वहां जजों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। लिख लो, ये लिखा है तो उन्हें पीछे, इसके तहत राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की नियुक्ति करता है। मेरे बच्चों तुम ये थोड़ा सा ना अपनी कॉमन सेंस से याद रखा करो, ये तुम्हें लाइन पूरी याद होनी कोई जरूरी नहीं है, बस भी है भी 233 में किसका जिक्र है, बस थोड़ा सा हिंट याद रखा करो, पूरी लाइन रटा करो मत। ये मैंने तुम्हें राज्यपाल की शक्तियों में करा दिया था। चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों, हो गया मेरे बच्चों, लिख लो। तो अगर तुम्हें आ जाए ना भी अध्याय 6 में किसका जिक्र है, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला वगैरह में रहते हैं, तो उनका आर्टिकल 233 से 37 तक वर्णन है, इतना याद रखना।
ज्यादा तुमसे इतना डीपली एसएससी नहीं पूछते, एसएससी में इतना नहीं आता, स्टेटमेंट क्या आता है उसमें पूछ सकता है। लिख लिया मेरे बच्चों? चलो अभी हमने 6 भाग कंप्लीट कर लिए। कितने भाग कंप्लीट कर लिए मेरे बच्चों? 6 भाग जो है, भाग है 1 मेरे बच्चों, भाग 2 और भाग 3 मेरे बच्चों, और भाग 4 और भाग 5 और भाग 6। मैं एक बार ये सारे जो है भाग 1 में जिक्र है किसका मेरे बच्चों? एक भाग अब जो हम करेंगे लास्ट जो है, अब आज जो हमारा भाग जो है, इसके बाद कौन सा भाग आएगा? मैंने कहा हम सारे भाग करते जाएंगे, तो भाग 7 आएगा। जो भाग 7 है ना मेरे बच्चों, वो जुड़ा हुआ है पहले भाग से, तो याद रखना, मैं बता देती हूँ साथ साथ। भाग 1 में जो है किसका जिक्र है मेरे बच्चों? राज्यों का जिक्र है। किसका है? राज्यों का जिक्र है। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 क में मेरे बच्चों, भाग 4 क में किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। भाग 4 क में किसका जिक्र है? मौलिक कर्तव्यों का है। और भाग 4 क कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और आर्टिकल कौन सा मेरे बच्चों इसमें? 51 है ए मेरे बच्चों, आर्टिकल है 51 ए। मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है? अरे देश पूछ रही हूँ, मौलिक कर्तव्य। अरे 25-26 सारी क्लास हुई है। हाँ हाँ, किससे लिया है? अरे मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर। यूएसएसआर ऑप्शन में ना हो तो रूस देगा, जो सोवियत संघ मेरे बच्चों, नहीं तो रूस देगा। इसके साथ मैंने बताया भी 2 कंसेप्ट हमने रूस से अपनाए थे। एक जो है कौन सा? मौलिक कर्तव्य जो यूएसएसआर का है, और एक जो पंचवर्षीय योजना का था। परंतु ये पंचवर्षीय योजना का हमारे संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया था? यूएसएसआर से लिया। यूएसएसआर ऑप्शन में नहीं है तो रूस देगा। क्लियर है? क्योंकि इसके 1990 में टुकड़े हो गए थे, उससे अलग बन गए थे। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद है मेरे बच्चों भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। संघ सरकार जो सबसे बड़ा भाग है 5वां, जो आर्टिकल कहां से? पहले की अगर बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। नागरिकता का जिक्र करें आर्टिकल 5 से 11 है। मौलिक अधिकार की बात करें आर्टिकल 12 से 35 है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 है। और भाग 4 का में आर्टिकल जो 51 ए है। भाग 5 में मेरे बच्चों आर्टिकल जो है 52 से शुरू होता है और 151 तक का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें हमने सारे पढ़ लिए थे। राष्ट्रपति पढ़ लिया, जो प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मंत्री परिषद पढ़ लिया, महान्यायवादी पढ़ लिया, केग पढ़ लिया, जो है लोकसभा पढ़ ली, राज्यसभा पढ़ ली, और उसके साथ हमने सुप्रीम कोर्ट कर लिया था। क्लियर? उसके बाद है मेरे बच्चों भाग 6 जो अभी हमने कंप्लीट किया है, जिसमें किसका जिक्र है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार जो है मेरे बच्चों, ये जो है आर्टिकल जो मेरे बच्चों 152 से 237 तक वर्णन है। 237 उसमें हमने वही 3 भाग बांटे मेरे बच्चों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हमने राज्यपाल पढ़ लिया, जो है सीएम के बारे में पढ़ लिया, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ लिया, और जो है महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लिया। ठीक है? जिसके जो है हमने अगर राज्यपाल का जिक्र करें, जिस राज्यपाल तो 153 आर्टिकल में है। सीएम का जिक्र करें, उसकी नियुक्ति 164 के तहत होती है, और 164 ही होता है। और उसके बाद अगर बात करें जो है महाधिवक्ता की बात करें तो आर्टिकल 165 है। मंत्री परिषद की बात करें तो आर्टिकल 163 है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों इसमें हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की थी वो सारी हमने पढ़ ली थी, वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद जो हमने विधायिका में हमने विधानमंडल पढ़ा, जो आर्टिकल 168 में वर्णन है। उसके बाद हमने जाना भी विधान परिषद है, वो आर्टिकल 169 के तहत आएगी। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद जो आर्टिकल 170 है और 171 है मेरे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद जो हमने न्यायपालिका में हाईकोर्ट पढ़ा, जो आर्टिकल 214 है। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद जो मेरे बच्चों हम भाग करेंगे अब भाग 7वां, ध्यान रखना।
भाग जो 7वां है मेरे बच्चों, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, तो ताकि याद रहे। अगर तुम्हें ये पूछ ले एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भाग 7 है ना, भाग 1 के राज्य, भाग 1 में किसका जिक्र है, राज्यों से संबंधित है। इसमें ये लाइन बोली गई है कि भाग राज्यों से संबंधित भाग 1 के अनुसूची खंड है ख को जो निरस्त कर दिया गया आर्टिकल है 238 को। लिखो, पूरी लाइन लिख लो, लिख लो मेरे बच्चों। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के, अनुसूची है मेरे बच्चों, लिखो, इसमें लाइन तुम्हें क्या लिखनी, लिखो, राज्यों से संबंधित है पहली, राज्यों से संबंधित है पहली अनुसूची के खंड ख ना, ख को क्या कर दिया गया, ख को निरस्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, हाँ हटा दिया गया। वो तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना, वहां लिखा मिलेगा खंड है ख को निरस्त कर दिया गया, कर दिया गया है। जो आर्टिकल मेरे बच्चों वर्णन मिलता है 238, इसका जिक्र है, आर्टिकल है 238 में, जो समाप्त कर दिया गया है। भाग को अगर पूछ सकता है एग्जाम में भी कौन सा भाग समाप्त कर दिया गया, तो कौन सा समाप्त कर दिया गया, 7वां भाग। लिख लिया मेरे बच्चों। अब भाग चलेंगे हम 8, भाग नंबर लिखो 8। भाग 8, भाग 8 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों, केंद्र शासित, केंद्र शासित है प्रदेश, उन यूटी का जिक्र है, यूटी का जिक्र है। जो आर्टिकल है 239 से 238 पे समाप्त हो रहा है ना, तो आगे 239 और 242, 239 से 242 में भाग कौन सा कंप्लीट हो रहा है, 8वां। इसमें यूटी का जिक्र है। तो अब हम पहले यूटी पढ़ेंगे, जो मैंने बीच बीच में तुम्हें कराई दी है, लगभग बस अब रिवीजन देनी है, उससे संबंधित जितने हैं हम सारा पढ़ लेंगे, यूटी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब ना हम यूटी करेंगे, तो पहले मैं ना मेरे हिसाब से मैप बना लेती हूँ, मेरे को आता नहीं है, मानचित्र कम आता है मेरे बच्चों, ऐसे ही बना देती हूँ। तो हमारी, तुम्हें पता है मेरे बच्चों, वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में अगर भारत में यूटी पूछी तो कितनी है मेरे बच्चों, 8 है, और पहले कितनी थी, कितनी थी, 7 थी, अब 2 प्लस हुई है, वो आगे हम जिक्र कर लेंगे। तो अब जो है कौन कौन सी है मेरे बच्चों, यहाँ से होता है जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ 2 है, कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके साथ है लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पहले देख लो, फिर बना के तुम अपने आप इस तरीके से मैप में करना ताकि तुम्हें याद रहे। उसके बाद अगर हम चले मेरे बच्चों, तो यहाँ आता है चंडीगढ़, कौन सा आता है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ बीच में आता है। और यहाँ अगर बात करें तो यूपी के साथ लगते ही कौन सा आता है, दिल्ली आता है, मैं अलग कलर ले लेती हूँ, दिल्ली आता है। कितनी यूटी होगी मेरे बच्चों, 3 कहाँ होंगी, 4 होगी, 4 होगी, जम्मू कश्मीर वाली 2 है ना, एक लद्दाख है, तो कितनी यूटी होगी, 4 होगी, ठीक है। अब उसके साथ आता है मेरे बच्चों, यहाँ क्या पड़ता है, महाराष्ट्र, क्या पड़ता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कुछ अगर आपने देखा होगा, मैप देखा होगा, ऐसे डॉट डॉट लगे होते हैं, तो यहाँ पड़ता है, कौन सी पड़ती है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, ये इकट्ठे पड़ते हैं सारे,
ये अगर आपने मैप देखा हुआ तो ये दादर नागर हवेली दमन और दीव, पहले ये क्या थे, अलग अलग यूटी थी। कितनी थी, अलग अलग थी। ये कौन कौन सी, एक तो दादर नागर हवेली थी, एक है दमन दीव थी। तो क्लियर है मेरे बच्चों, तो ये अलग अलग थी। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मैं प्लस का निशान लगा देती हूँ ताकि याद रहे। अब किया है इनको मर्ज। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो कितनी होगी मेरे बच्चों, अब 4 ऊपर वाली और एक ये 5 होगी। अब उसके बाद चलो इधर आ जाओ। अब यहाँ आता है मेरे बच्चों, आपने अगर जो है ऊपर वाला मिटना जी, चलो यहाँ तक तो यहाँ अगर आपने मैप में देखा होगा भी, यहाँ तुम्हें भारत का मानचित्र समाप्त होता है तो यहाँ डॉट डॉट से दिखाई दिया, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं जिसको, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जिसको क्या पढ़ते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है मेरे बच्चों, लक्षद्वीप का, चलो पहले यूटी कर लेते हैं हम सारे। लक्षद्वीप से अगर हम जाएं तो यहाँ हमारा लास्ट का अगर करें तो कौन सा आता है, केरल पड़ता है। कौन सा राज्य आता है यहाँ, केरल आता है। केरल और तमिलनाडु जो हमारे दक्षिण छोर पे जो राज्य पड़ते हैं, कौन से, एक साइड जो है, कौन सी साइड, पश्चिम साइड जो है केरल पड़ता है, और पूर्वी साइड कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। तो इन दोनों राज्यों में मिलकर एक यूटी पड़ती है हमारी, कौन सी, पुदुचेरी। कौन सी पड़ती है रे, पुदुचेरी। पुदुचेरी। क्लियर है, अरे क्लियर है। कितनी होगी, काउंट करो, 4 ऊपर होगी, 5, 6 और 7। अब जो हमने बताया भी वर्तमान में कितनी है, 8 है, 1 बच गई। आपने अगर मानचित्र ध्यान से देखा होगा मेरे बच्चों, तो मैप में तुम्हें यहाँ फिर डॉट डॉट दिखाई देता है, देता ना, तो वो द्वीप है। द्वीप किनको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको द्वीप बोलते हैं। द्वीप किसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ है पानी पानी हो, उसको द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ 2 पढ़ते हैं मेरे बच्चों, 2 भी अलग अलग है परंतु बार भी एक है। इसको, एक को अंडोमान, एक को निकोबार पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, अंडोमान और निकोबार। निकोबार, ये बोलने में अलग अलग दिखाई दे रही है परंतु वास्तव में क्या है, एक ही द्वीप है। क्लियर है। तो अब कितना हो गया, हमारी 8 की 8 यूटी हमने कर ली है। कर लिया मेरे बच्चों, अरे कर ली, याद होगी तुम्हारे। अब हम इसके साथ साथ क्या लिख दें, राजधानियां लिख दें। अब इनकी मैं एक कलर सारे वहां वाइट ले लेती हूँ। अब इनकी हम राजधानियां करते हैं। यहां तक समझ में आया ना मेरे बच्चों, चलो बता देना मेरे को ये समझ में ना आए, मैं साथ साथ वैसे तो बोलती जाऊंगी। चलो अब मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत बार लिखाया है भी, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। लद्दाख की क्या है, लेह। दिल्ली की क्या है, नई दिल्ली। कई बार दिल्ली लिखा जाता है तो तुम्हें इतना वो सोचने की बात नहीं है, दिल्ली। चंडीगढ़ की क्या है, चंडीगढ़ ही है। ये राजधानियां लिख रही है मेरे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। अगर पहले पूछे दादर नागर हवेली और दमन दीप, इनकी मेरे बच्चों जो राजधानी है वो क्या है, इन सभी की दमन है। दमन दीप इनकी राजधानी है। क्या है इनकी राजधानी, दमन दीप राजधानी है। पहले ये अलग से यूटी हुआ करता था। अब आता है मेरे बच्चों लक्ष्य जो है, इसकी राजधानी इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इससे संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में आया है। भी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। कवरत्ती है मेरे बच्चों, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। उसके बाद आता है पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। क्लियर है। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार की राजधानी, एक मिनट मेरे बच्चों, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, सारी बातें हमें दिखाई दे, ठीक है। अंडमान निकोबार की क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, परंतु मेरे बच्चों पहले थी ये, अब इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम है बदल दिया गया, किसका, पोर्ट ब्लेयर का। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट है ब्लेयर है। इसका नाम बदलकर क्या किया गया है मेरे बच्चों, विजयपुरम। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विजयपुरम किया गया है। राजधानी नहीं बदली, नाम बदला गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजयपुरम। क्लियर मेरे बच्चों।
लिखो रे मेरे बच्चों, लिखो जल्दी। हो गया, हो गया, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। ये कलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा? चलो कितना रह गया भाई? हम भाग 8 कर रहे हैं, जो आप पधारे हैं उनको बोल रही हूँ। भाग 8 में जो है मेरे बच्चों, उससे पहले हमने भाग 6 तो कर ही लिए थे, वो आर्टिकल लिखे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर लेना। 214, 17 और 19, 20 वो बता देंगे, उसमें फैक्ट वाले हैं। उसके बाद हमने भाग जो 7 निरस्त कर दिया गया, जो आर्टिकल 238 है, जिसमें जिक्र है मेरे बच्चों राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हमने भाग 8 में किसका जिक्र है? यूटी का जिक्र है। हम यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बार पहले हमें यूटी के जान लें भी, यूटी कौन कौन सी है। तो वर्तमान में 8 यूटी हैं, जो मैंने सारी की सारी लिख दी हैं। पहले यूटी बताई, जो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी ये होगी, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, उसके बाद आता है दमन, दादर नगर हवेली और दमन है द्वीप 5 होगी मेरे बच्चों। उसके बाद लक्षद्वीप 6 और पुडुचेरी 7 और अंडमान निकोबार है 8। उसके बाद हमने राजधानियां पढ़ी है इसकी भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है, दिल्ली की नई दिल्ली है, दिल्ली है जो भी आई सेम ही है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। उसके बाद दादर नगर हवेली दमन दीव, पहले ये अलग अलग यूटी हुआ करते थे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आज पूछ सकता है तुमसे भी पहले कौन सी यूटी अलग अलग थी, बाद में उनको मर्ज किया गया, तो इन दोनों को मैंने प्लस का निशान दिया, इन दोनों को मर्ज किया गया। इनकी राजधानी पूछे, आप पूछे तो दमन है द्वीप है इनकी राजधानी। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार की राजधानी पहले मेरे बच्चों पोर्ट ब्लेयर थी। राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर ही है, परंतु उसका नाम बदला गया, विजयपुरम नाम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? विजयपुरम नाम है किया गया है। हो गया? अरे क्लियर हो गया? अब सुनो मेरे बच्चों, इसके साथ अब जो हम इसको जानेंगे, अब ये पूछ सकता है भी किस यूटी का हाई कोर्ट, जैसे आप हाई कोर्ट पढ़ के आए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए भी किस यूटी का हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। जिसमें पहले मैं वह बता देती हूँ जिसका खुद का हाई कोर्ट है, जो हमने साइड मैंने कल बता ही दिया था। एक जो है दिल्ली है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, एक मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर है उसका खुद का हाई कोर्ट है। क्लियर? तो 2 यूटी है जिनका क्या है? खुद का हाई कोर्ट है, याद रखना। और 3 यूटी है जिनकी खुद की क्या है? विधानसभा है। 3 यूटी है जिनकी खुद की क्या है? विधानसभा, जिसमें 2 तो ये है ही है, इसमें एक पुडुचेरी और आ जाएगी विधानसभा में। और जिनके खुद के 2 हाई कोर्ट है वो किसके? दिल्ली और है, हाँ हाई कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट लिख लेना, खुद के लिख लेना, याद रह जाएगा। ठीक है? अब जो बाकी बच गए मेरे बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आया है भी ऐसा हाई कोर्ट जो तीनों का पड़ता है, 2 राज्य और एक है यूटी का, तो ये है चंडीगढ़ में बच्चों, जिसमें हरियाणा और पंजाब का, हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ का तीनों का क्या है? मिक्स हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में पड़ता है। क्लियर में बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद दादर नागर हवेली दमन दीप ये कहां पड़ता है मेरे बच्चों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुंबई में इनका हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र के मुंबई में इनका हाई कोर्ट है। क्लियर? उसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास कौन सा राज्य पड़ता है? केरल। तो इसका हाई कोर्ट कहाँ है? केरल में। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? केरल में है। क्लियर में बच्चों? पुडुचेरी का हाई कोर्ट जो है ये सबसे ज्यादा, सुनो अब पुडुचेरी का हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पुडुचेरी है मेरे बच्चों, इसमें पूछता कितने जिले हैं रे? 4 जिले हैं। पुडुचेरी का पूछेगा क्योंकि इसके जो जिले हैं ना वो बिखरे हुए हैं, तो इसका पूछेगा। तो इसमें मैंने तुम्हें 2-3 बार बता ही दिया है, वैसे तो एक बार मैं और करवा देती हूँ रिवीजन। जो है पुडुचेरी में 4 जिले हैं, जिसमें मेरे बच्चों 4 जिले बताओ जो 2 तमिलनाडु में पड़ते हैं। एक तो पुडुचेरी, हाँ जी पुडुचेरी, कराईकल, और जो ये तो 2 कहाँ पड़ते हैं मेरे बच्चों? तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है? तो इनका हाई कोर्ट भी कहाँ हो गया? तमिलनाडु, जो चेन्नई में पड़ता है। ठीक है? अरे क्लियर है? तो हाई कोर्ट याद कर लेना मेरे बच्चों, मैं उसी कलर से लिख रही हूँ। इनका हाई कोर्ट पड़ता है वो तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद आता है इसमें 2 जो जिले हैं, कौन से हैं? एक जो है मेरे बच्चों माहे हैं, जो कहाँ पड़ता है?
केरल में पड़ता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये यनम है, यनम है ना, यमन नहीं है, यनम कर लेना मेरे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा वो नाम का था, कोई बात नहीं। यनम जो ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर मेरे बच्चों? तो ये 4 जिले पूछ लेता है तुमसे भी इनके कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो ये याद रखना। क्लियर है? इनका हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। क्लियर मेरे बच्चों? अगर तुम अब जो हमारा एक बच गई यूटी, जो कौन सी बच गई मेरे बच्चों, अंडमान है निकोबार। इनका हाई कोर्ट अगर तुम देखोगे तो वेस्ट बंगाल जो हमारा है वहां ऊपर, ये ऊपर की साइड वहां पड़ता है। तो इनका हाई कोर्ट भी कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। वही इनका हाई कोर्ट है। किनका है, किनका है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कौन सा है मेरे बच्चों, कोलकाता है। क्लियर? सारी यूटी के मैंने तुम्हें हाई कोर्ट बता दिए, सारी यूटी की राजधानी बता दी, सारी यूटी कंप्लीट करा दी। क्लियर मेरे बच्चों? इतना। अरे क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आयो, कोई भी बात ना आई हो, बोल सकता है मेरे बच्चा। क्लियर? चलो अब इनसे संबंधित कुछ एक बातें और जुड़ी है, वो हम कर लेते हैं। लद्दाख का जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो उसका अभी तो जम्मू कश्मीर के साथ ही है। लद्दाख का हाई कोर्ट जो है किस में पड़ता है मेरे बच्चों, जम्मू कश्मीर में। क्लियर? चलो अब सुनो, इसमें अगर मेरे बच्चों देखें भी लक्षद्वीप जो है, एक तो इसकी ये इसको ना तुम ना डबल स्टार कर लो, डबल नहीं ट्रिपल, जितना हो सके। ये क्वेश्चन हजारों बार आया है। कवरत्ती, इसकी राजधानी बहुत बार पूछी है एग्जाम में, बहुत बार, जितना मैंने लगभग एग्जाम देखे, HSC ने लगभग कई बार पूछ रखा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। एक विजयपुरम याद रख लेना, क्योंकि नाम चेंज किया गया तो संभावना है पूछ सकता है मेरे बच्चों। अब ध्यान रखना भी लक्षद्वीप जो है, इसके साथ इसका दक्षिण शोर है ना, इसका लक्षद्वीप का दक्षिण शोर है, वहां जो है एक मिनिकोय द्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है, मिनिकोय द्वीप। क्या पड़ता है, मिनिकोय द्वीप पड़ता है। कौन से, लक्षद्वीप के दक्षिण शोर पर कौन सा द्वीप पड़ता है, मिनिकोय द्वीप पड़ता है। इससे नीचे, इसके नीचे मेरे बच्चों एक देश पड़ता है, कौन सा, मालवीय द्वीप। मालवीय द्वीप है क्या, मालवीय है ना, मालवीय, सही नहीं लिखा मैंने भी, नहीं, चलो तुम याद रख लेना, मालवीय द्वीप, मेरी याद नहीं थी, मालवीय द्वीप। ये दो क्या पढ़ते हैं, मिनिकोय देश नहीं है मेरे बच्चों, मिनिकोय क्या नहीं है, देश नहीं है, ये लक्षद्वीप का दक्षिण छोर है मिनिकोय। परंतु इससे क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों, मालवीय द्वीप। अब मेरे को इसमें गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं। अब सुनो, इसमें मेरे बच्चों चैनल पूछता है तुमसे भी, जो 8 डिग्री चैनल किनके बीच पड़ता है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच पड़ता है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच पड़ता है। तो जो मालवीय द्वीप और मिनिकोय ना, इनके बीच में एक चैनल पड़ता है, वो 8 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 8 डिग्री चैनल है पड़ता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भी 8 डिग्री चैनल है, वो किन दो के बीच में है। तो मालवीय द्वीप है मेरे बच्चों। मालवीय द्वीप की राजधानी लिखो, माल्य। मालवीय द्वीप की राजधानी क्या है, माल्य है। मालवीय द्वीप की राजधानी क्या है, माल्य है। मालवीय द्वीप की राजधानी माल्य है मेरे बच्चों। मालवीय द्वीप और मिनिकोय के बीच में जो चैनल पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, 8 डिग्री चैनल पड़ता है। उसके बाद जैसे ही एक स्टेप हम ऊपर जाते हैं, मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल पड़ता है मेरे बच्चों, वो 9 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पड़ता है। तो पूछ सकता है भी 9 डिग्री चैनल पड़ता है, वो किन किन के बीच में पड़ता है, लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के बीच में। क्लियर? उसके बाद फिर घूम के इस साइड आ जाओ, जो अंडमान निकोबार लिखा है मेरे बच्चों, वाइट ही ले लेती हूँ। अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल पड़ता है वो 10 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, 10 डिग्री चैनल पड़ता है। भी पूछ सकता है भी अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो कौन सा करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? लिख लिया? ये तीनों बातें नोट कर ली? करो रे, बहुत सारी बातें इनके बीच में। मेरे को जितनी आज याद आती है मैं बताती जाती हूँ, तुम्हें पता भी। अब क्या पता मैं बाद में कराती बाद में आ जाए कोई दिमाग में, परंतु अब जो है इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट है वो मैं बता ही देती हूँ। कर लिया मेरे बच्चों? चलो
नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका। ये कलर दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो इतना कर लिया ना? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब देखो रे मेरे बच्चों, अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, इसके साथ 2 चैनल और कर लो। अब चैनल लिखने लग गए तो 2 चैनल याद आ रहे हैं मेरे, तो कर ही लो, वो अलग देशों के बीच में है। एक है मेरे बच्चों 38 डिग्री चैनल, एक है 38 डिग्री चैनल जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ता है। एक है मेरे बच्चों 38 डिग्री चैनल है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ता है। एक है 49 ही है ना? अरे पुराने बच्चे बोलो 49 ही होगा, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है। किसके बीच में? यूएस से, इसको पूरा लिख लो मेरे बच्चों, चैनल है 49 चैनल जो पड़ता है किन के बीच में पड़ता है? यूएसए और कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में यूएसए और कनाडा के बीच में जो चैनल पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? 49 चैनल। ये एग्जाम में आयोग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? लिख लिया मेरे बच्चों? नोट कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अब पढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब देखो अंडमान निकोबार है जो हमारा क्या है, एक है यूटी है, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करती है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर थी, परंतु उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? विजयपुरम किया गया है। यहाँ अगर पूछे भी भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ पड़ती है? अंडमान निकोबार में। ये 1 लीनियर क्वेश्चन लिखो, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? अंडमान निकोबार पर है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार पर। ये ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, कौन सा है? बेरनद्वीप। कहाँ स्थित है? बेरनद्वीप। कहाँ स्थित है? बेरनद्वीप। याद रखना भी जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार पर। और प्रॉपर स्थान पूछे तो कहाँ पड़ता है? बेरनद्वीप पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेरनद्वीप। हाल ही में इसमें जो है विस्फोट हुआ है, अभी धुआं निकलता दिखाई दिया है, तो हाल ही में इसमें एक विस्फोट भी हुआ है, ज्यादा तीव्र नहीं था परंतु नॉर्मल था। तो ये अभी हाल ही की है, 25 की है, 20 में 25 में विस्फोट हुआ है। क्लियर मेरे बच्चों? अगर तुमसे क्वेश्चन आए मेरे बच्चों भी यहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें शायद एक दिन करवाया था क्लास में, जो है अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान मैंने तुम्हें करवाए थे, तुम्हें याद हो तो कोई बच्चा बता सकता है? करवाए थे, मैंने कहा भी करवाए। इस पे सेंडल द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी करवाए थे ना, वो पहले के याद आ रहे हैं आपको। महात्मा गांधी, सेंडल जो है, चोटी पूछे भी सबसे जो है अंडमान निकोबार की सबसे चोटी जो है कौन सी है? तो सेंडल चोटी। और जो है इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार पर पड़ता है। इंदिरा गांधी पूछे, वो भी यहाँ पड़ता है। अब मेरे वो ना अब इन टाइम पे नहीं आ रहे, भी ध्यान नहीं है मेरे को, पर मैं ये तो याद आ गए, मैंने तुम्हें बता ही दिया। 2-3 और थी। अगर तुमसे पूछे भी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल चोटी है, ठीक है। पीक चोटी पूछे तो सेंडल चोटी है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा है? महात्मा गांधी वाला है। और एक क्वेश्चन था मेरे को, चलो अब तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, माइंड काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इतनी बातें याद होगी मेरे बच्चों? होगी रे?
चलो, तो मेरे बच्चों लगभग मैंने करा दी है तुम्हें, पीक से सारा मानचित्र से ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें याद भी रहेगा। और याद रखना, द्वीप किसे कहते हैं जिसके चारों तरफ है क्या हो, पानी हो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, यूटी होगी, इसके हाई कोर्ट होंगे, उसकी राजधानियां होंगी, क्लियर ना। और फैक्ट है जो मेरे बच्चों, क्योंकि अभी ये तो ध्यान नहीं रहता ना अभी क्या करवाना है, तो मैंने जितना कोशिश की है लगभग तुम्हें बता ही दी है इसकी रिलेटिव बातें। चलो, अब जो है हमारा हम भाग करेंगे मेरे बच्चों। तो आर्टिकल का इतना नहीं पूछता, परंतु पूछ लेता है यूटीयू का जो केंद्र शासित का वर्णन है वो कौन से भाग में पड़ता है, तो भाग है 8 में पड़ता है। आर्टिकल 239 से 242 तक इनका क्या है, वर्णन होता है। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। जम्मू कश्मीर का मैंने बहुत बार तुम्हें रिपीट करवाया है, मैं बोल के बता देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था जिसको 5 अगस्त 2019 को, शायद कल हमने ये बात रिपीट भी की थी, 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, 370 धारा हटा दी गई और आर्टिकल 35 ए समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, इसको जो यूटी का दर्जा मिला वो 31 अक्टूबर 2019 को मिला, 2 यूटी बना दी गई थी। क्लियर, ये बात तो मैंने बता दी, इनके साथ याद करने वाली ये भी बात है। चलो, अब पढ़ेंगे हम मेरे बच्चों भाग है 9। अब तुम्हारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, भाग नंबर है 9। ज्यादा नहीं कराऊंगी परंतु बता देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, इसका कंप्लीट तो कल ही होगा भाग 9, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा पढ़ना है। भाग है 9, भाग 9 में जिक्र मिलता है मेरे बच्चों किसका रे, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का। भाग 9 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों, स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन ना दे के वो किसका और भी जिक्र कर सकता है, पंचायत का। किसका जिक्र कर सकता है, पंचायत का। स्थानीय स्वशासन ना करके वो पंचायत का जिक्र करेगा। इसका अगर बात करें मेरे बच्चों आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहाँ समाप्त हो रहा है मेरे बच्चों, भाग 8 42 पे 200, तो ये भाग 243 से शुरू होगा और 243 से ओ तक चलेगा, 243 से ओ तक चलेगा। इसमें आगे आर्टिकल जोड़े गए हैं। भाग 9 जो है आर्टिकल 243 से शुरू होगा और 243 से ओ तक। अब इसका हम थोड़ा सा पीछे वाला कर लेते हैं, नया कल पढ़ेंगे। इसकी समितियां वगैरह हैं, जो पंचायती राज कौन कौन सी समिति, इसकी 4 समितियां आई वो हम कल पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री उठा लेते हैं। पंचायत जो है मेरे बच्चों, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वन लीनियर क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मेरे बच्चों, लॉर्ड रिपिन को। लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार के आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपिन को। इसके साथ फैक्ट है, फैक्ट वो मेरे बच्चों भी पंचायत पूछे भी इसका वास्तुकार, पंचायत का वास्तुकार अगर पूछे भारत में इसको कहा जाता है, जनक सीधा पूछ ले तो वास्तुकार पूछे तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वास्तुकार पूछे पंचायत का तो बलवंत राय मेहता, वास्तुकार जो है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। जनक पूछे लॉर्ड रिपिन को। पंचायत का वास्तुकार मतलब जो हमारे भारत में जो पंचायत चल रही है उसका वास्तुकार बोला जाता है। आधुनिक अगर वो कैसे क्वेश्चन दे दे, सीधा पूछ लिया उन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक स्थानीय दिया है तो लॉर्ड रिपिन आएगा। अगर ये पूछ ले भारत में जो पंचायत है जो चल रही है पंचायत, इसके वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। क्लियर मेरे बच्चा, चलो हो गया। अब लिखो इसके बारे में। और ये लॉर्ड रिपिन है ना मेरे बच्चों,
इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और इसको क्या कहा जाता है, और भी कहा जाता है इसको, और इसके ऐसे में कौन सी बात आती है रे, जनगणना से संबंधित है। जो जनगणना मेरे बच्चों, अब कौन सी जनगणना की जाएगी भारत में, अब जनगणना आएगी वो कौन सी आएगी, अब जो, अरे 15वीं जनगणना हो चुकी है, 2011 वाली कौन सी थी, 15वीं थी, तो अब कौन सी है, 16वीं जनगणना। अब कौन सी, अब जो काउंट होगी वो 26 में, अब अभी शुरुआत हो चुकी है, 26 में कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कौन सी होगी, 16वीं होगी, याद रखना मेरे बच्चों। तो अगर पूछे लॉर्ड रिपन को नियमित जनगणना का, नियमित है जनगणना, जो मेरे बच्चों 1881 से मानी जाती है। नियमित जनगणना अगर पूछे तो किसने करवाई थी, नियमित जनगणना का मतलब है मेरे बच्चों जो जनगणना की शुरुआत होगी थी, चलो इसका सारा बता देती हूँ। जनगणना की शुरुआत होगी थी 72 से, 1872 से, जो किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत तो किसने की थी, 1872 में लॉर्ड मेयो ने, परंतु उन्होंने सीधा कर लिया, मतलब कोई पूरा प्रॉपर तरीका प्रोसेस से नहीं किया उन्होंने, तो परंतु उसकी नियमित जनगणना की शुरुआत की थी ना, वो किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी, जो 1881 से ली, क्लियर है। उसके बाद कंटिन्यू 10 साल के बाद होती रही है, अरे कंटिन्यू 10 साल के बाद होती रही है, और अब बीच में जो है शेड्यूल आगे पीछे हो गया, जो कोरोना काल की वजह से कुछ स्थितियां ठीक नहीं थी, उसके बाद जो है, तो अब वाली जनगणना है वो आगे पीछे होगी, नहीं तो जनगणना हर 10 वर्ष के बाद है होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भी जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, तो जनगणना जो है कितने वर्ष के बाद होती है मेरे बच्चों, 10 वर्ष के बाद होती है, क्लियर है। उसके बाद जो है जनगणना से संबंधित तुम्हें क्या रखना है मेरे बच्चों, एक जो है महाविभाजक वर्ष बोला जाता है, जो 1921 को क्या बोला गया, जनगणना से संबंधित है, एक है महाविभाजक, 1921 में 1921 का महाविभाजक वर्ष बोला गया, क्योंकि इसमें जो 11 में जनगणना हुई है, 1911 में जनगणना, उसके बाद 1921 में हुई है ना, तो इनके बीच में जो 10 वर्ष थे उनमें क्या रही थी, नेगेटिव, इसमें जनगणना क्या रही थी, नेगेटिव रही थी, नेगेटिव, अन से लिख देती हूँ, याद रह जाएगा। इसे महाविभाजक वर्ष क्यों बोला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जनगणना से संबंधित महाविभाजक वर्ष कौन से को बोला जाता है, 1921 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां जनगणना माइनस में चली गई थी, नेगेटिव में चली गई थी, और किन किन के बीच में, 1911 और 21 के बीच में, क्योंकि 21 में तो हो ही गई थी जनगणना, क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद 21 में 3 बातें हुई थी, मैंने तुम्हें बता दी, तीनों सारी रिपीट करो, 21 में क्या क्या हुआ था, बहुत सारी बातें बताइए, एक तो अभी बताइए, आते ही सुबह बताओ, नहीं नहीं इसका नहीं बात कर रही मेरे बच्चे, मैं बात कर रही हूँ 1921 की, हाँ जी, शांति निकेतन जो स्कूल खोला रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल में, उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था, वो 1921 में मिल गया था। और 3 बैंकों का मर्ज किया गया, कौन कौन सा, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, जिनको किस बैंक का नाम दिया गया, इंपोरियल बैंक का नाम, वो भी 1921 में दिया गया था, क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है, हाँ ऐसे याद रखा करो। चलो जनगणना से संबंधित हम ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जनगणना पूरी करानी पड़ेगी। हम आ जाते हैं हमारा पंचायत का। तो पंचायत जो है मेरे बच्चों, बात करें पंचायत का, भी पंचायत पूछे भी भारत में पहली बार कब शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी, तो मेरे बच्चों पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, हाँ जी, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी।
ये जो है राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत पूछे तो हमारे पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित है जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने शुरुआत की थी, वो कहां से की थी? राजस्थान के नागौर जिले से। क्लियर मेरे बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट बोली थी भी आज महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया। महात्मा गांधी कहते थे जो पंचायत है वो हर गांव में बसती है, वो लोग जो है हर गांव तक पंचायत पहुंचे भी, जैसे चुन के आए तो उनको पता चले ना भी क्या क्या कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरुआत करके बोला भी महात्मा गांधी का सपना क्या हो रहा है? पूरा होने जा रहा है। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद तुमसे पूछ लेता है भी पंचायत को लागू करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा था? राजस्थान था। पहला राजस्थान था। सेकंड पूछ लेता है इसमें, सेकंड राज्य पूछे आंध्र प्रदेश। सेकंड राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार सीधा आ जाता है भी जो है भारत में पंचायत जो है उसकी शुरुआत है कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश को इकट्ठा करके देता है वो। दो जो है दोनों में से एक चुनना हो तो राजस्थान पे जाना है, और दोनों इकट्ठे दे दिए तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्लियर? ये क्वेश्चन है आता है। क्लियर? और पढ़ोगे? बस थक गए? नींद आने लगी? मुंह धो क्या है? थक गए? अरे इंटरेस्ट नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से तो मैं पूरा फोकस करती हूँ बच्चे का, बीच में और भी बहुत सारी बातें बताती हूँ, पोल्टी तो नहीं पढ़ाती तुम्हें। चलो थक गए तभी क्या किया जाए? तो अब जो टॉपिक छेड़ूंगी तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। चलो तो अभी तक हमने जो किया है मेरे बच्चों एक बार रिकॉल तो कर ही लेते हैं उसको। हाँ, यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई थी। चलो मेरे बच्चों, भाग जो 6 राज्य सरकार आर्टिकल 152 से 237, ठीक है। उसके बाद तो मैंने ये विधान परिषद का बीच में बताया भी कहाँ है, 6 राज्यों में है विधान परिषद। उसके बाद हमने किया, कल मैंने जो तुम्हें मेरे बच्चों मैंने तुमसे पूछा था भी, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे बच्चों हर दिन रिपीट याद नहीं होती, तो मेरे जो आ जाता है ना तो मैं बता देती हूँ। तो कल मैंने जो लिखा था वो सही लिखा था, परंतु एक बीच में बच्चा बोला कहते नहीं मैडम ये आगे पीछे हो गया, तो ये आगे पीछे सही कर लेना। तुम मेरे साथ ही कर गए थे। 41 में शांति निकेतन ही था, सही है ये। और 42 में ये धरोहर है। ये क्या है मेरे बच्चों? 200 धरोहर है, जो अभी तक भारत में कितनी हो चुकी है? 44 हो चुकी है। अभी तक टोटल पूछे तो कितनी हो, याद रखना मेरे बच्चों, रामसर साइड अलग है, धरोहर अलग है, मूर्त धरोहर अलग है। तो याद रखना इनको जारी कौन करता है? यूनेस्को करता है, ठीक है। उसके बारे में कभी मैं बताऊंगी, ये शायद मैंने पढ़ाया इकोनॉमिक्स में, यूनेस्को शायद नहीं पढ़ाया तो मैं बता दूंगी। तो ये 44 विश्व धरोहर है भारत की अभी तक। इसमें 40वीं धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, गुजरात में पड़ता है। शांति निकेतन इसकी बात हम करके ही आए हैं अभी, 1921 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। और 42वीं धरोहर है वो जो होयसल मंदिर है, ये जो मेरे बच्चों कर्नाटक में पड़ते हैं। 43वीं धरोहर है वो मोइदम है, ये कब्रिस्तान है जो असम में पड़ता है। और 44वीं धरोहर है वो मराठा किले हैं। मराठा किले मेरे बच्चों महाराष्ट्र में, मराठा किले नाम आते ही महाराष्ट्र पे ध्यान जाता है, तो इसके साथ याद रखना एक तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ये अभी हाल ही में, ये 2025 में शामिल किया गया है, ये अभी 25 में शामिल किया गया है। मोइदम वाली 24 में की थी, सन भी पूछ ले तो पूछ लेना 25 में कौन सी आई है, तो ये 25 में आई है, अभी हाल ही की बात है। इसके साथ ये एक अमूर्त धरोहर होती है। मूर्त मेरे बच्चों ऊपर हम जो पढ़ के आ रहे हैं, मूर्त हमें दिखाई देती है ना, मंदिर का जिक्र आया तो मंदिर दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे जो है, परंतु अमूर्त धरोहर होती है जो हमें दिखाई ना दे परंतु महसूस किया जा सके, जैसे संगीत वगैरह है, महसूस करते हैं, हम फील करते हैं, तो अमूर्त धरोहर में वो आता है। तो 15 अमूर्त धरोहर हो चुकी है, जिसमें 15वीं अभी जो शामिल हुई है, गरबा शामिल हुआ है मेरे बच्चों,
जो गुजरात का, ठीक है। पंद्रू यामुर धरोहर कौन सी शामिल हुई है, गरबा हुआ है। उसके साथ मैंने तुम्हें आगे रामसर साइड कराया, ये बात बताई थी। बीच में मैंने कहा तुम रामसर साइड याद और कर लो ताकि तुम्हें याद रहे और तुम्हारा ध्यान ना भटके भी, सेम ना कर दो। तो रामसर साइड जो है मेरे बच्चों भारत में अभी तक जो है 94 जो 94 हो चुकी है। रामसर साइड की बात करें जो दलदली भूमि है उन एरिया को शामिल किया जाता है। तो ये रामसर साइड कितनी हो चुकी है भारत में, भारत में ये 94 हो चुकी है। सबसे ज्यादा पूछे तो तमिलनाडु में है। अगर भारत में अगर पूछ ले सबसे ज्यादा रामसर साइड कहाँ है तो तमिलनाडु में। क्लियर मेरे बच्चों, ये बात बताई थी। और सबसे ज्यादा अगर विश्व में पूछ ले तो ब्रिटेन में, यूके में पड़ती है। क्लियर। उसके बाद हमने आर्टिकल शुरू कर दिए थे मेरे बच्चों। भी आर्टिकल 214 है, इसमें मैंने कल तुम्हें हाईकोर्ट करवाया था, आर्टिकल नहीं बताए थे तो मैंने आज ये बता दिए भी 214 में किसका भी प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होना चाहिए। परंतु ये कौन सा संविधान संशोधन 7वां, जिसमें ये बोला गया भी जो हाईकोर्ट है वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। क्लियर, जो 56 में आया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 217 ये हमने कर लिया था, राष्ट्रपति कर रहे थे तब ये आर्टिकल हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 217 के तहत जो हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 217 के तहत। परंतु किसकी सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर। किसकी सलाह पर करेगा, राज्यपाल की सलाह लेगा। राज्यपाल की सलाह के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेगा और उस हाई कोर्ट में जो जज है उनकी भी सलाह लेगा, सहमति लेगा, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों बातें क्या पता फैक्ट में दे दे, सीधा एक ही पूछे तो राज्यपाल पूछेगा वो तुमसे भी किसकी सलाह लेगा, उस राज्य के राज्यपाल की लेगा। परंतु फैक्ट में आ जाए, स्टेटमेंट में दे दे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों मुख्य न्यायाधीश उसकी भी सलाह लेगा और अन्य जो है जिस हाईकोर्ट में उसकी नियुक्ति की जा रही है वहां भी जजों की सलाह लेगा, ठीक है। उसमें 217 में जो है जो न्यायाधीश है उनकी योग्यता का जिक्र है, न्यायाधीश है उनकी योग्यताओं का भी जिक्र है। योग्यता जो है मेरे बच्चों भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए। उसके बाद जो हमने सुप्रीम कोर्ट का देखो, सुप्रीम कोर्ट वाली योग्यता पे जाओ, वहां देखा था हमने भी जो उनकी उम्र जो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहां तुम्हें याद रखना है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चों, 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। हाई कोर्ट का बनने के लिए कितनी उम्र कम होनी चाहिए, 62 वर्ष से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर। उसके साथ वहां हमने पढ़ा था भी जो है वो हाई कोर्ट में अधिक से अधिक वो 5 वर्ष तक जो है काम कर चुका हो, महाधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक कर चुका हो सुप्रीम कोर्ट का बनने के लिए। यहाँ आएगा वो अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो अन्य छोटे मोटे न्यायालय है उनमें वो 5 वर्ष से कम काम कर चुका हो या वकालत वकील के तौर पर रह चुका हो 10 वर्ष, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेरे बच्चों आर्टिकल जो है 19 219 जो है ये कहता है भी हाई कोर्ट के जजों को शपथ है दिलाएगा कौन दिलाएगा, राज्यपाल। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। जो आर्टिकल है 219 से शपथ का जिक्र है जजों की। और 220 जो है इसके तहत जो है हाई कोर्ट के जो जज है वो अन्य जो है क्या हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। परंतु ये किसी ने बोला भी ये फैक्ट है मैडम, तो मैं कल तुम्हें इसके बारे में मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चों ये 128 जो मैंने रिवीजन करा दिया था भी 128 आर्टिकल जो हमारा मैंने तुम्हें बताया था भी वो क्या नहीं कर सकता, हाँ वो नहीं कर सकते। परंतु 128 आर्टिकल कहता है मेरे बच्चों भी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं जज, उनको बुलाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन अड़ गई है, कोई मतलब डिसीजन लेना हो तो उनको शामिल किया जा सकता है, ये कहता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों ये 226 हम पढ़ लिया हमने, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। हाई कोर्ट जो रिट राज्य का हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल 226 में, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है भी। जो राज्य का हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत, 226 के तहत, वही 5 रिट है, ठीक है। परंतु इसकी जो रिट कहाँ उस राज्य में मान्य होगी, उस राज्य की सुनी जाएगी। ये नहीं है अभी जैसे चंडीगढ़ हमारा हरियाणा और पंजाब का जो है हाई कोर्ट इधर जो है पास के कोई यूपी की सुन ले, यूपी की नहीं सुनेगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में आपने 5 रेट की जारी की, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई 5 रेट से संबंधित वहां हर कोई जा सकता है। 28 के 28 राज्य और 8 के 8 यूटी वहां अपनी गौर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ राज्य की, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों 233 ये पढ़ लिया था। हाई कोर्ट तक हमारे अध्याय हो चुके थे, 6 के 5 अध्याय हो चुके थे। छठा बच्चा था, छठे अध्याय में था अधीनस्थ न्यायालयों का जिक्र। अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों में जो न्यायालय बने हैं उनका जिक्र था। उनमें जो जजों की नियुक्ति करता है
जो वहां वकालत जो है मेरे बच्चों उनमें जो नियुक्ति करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? 233 के तहत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर? बस इतना याद रखना। उसके बाद मैंने तुम्हें ये भाग जो है मेरे बच्चों रिवीजन करा दिए थे। भाग हमने 7वां जो भाग है, 6 हमने रिवीजन कर लिए थे। 7वां भाग है जो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड है ख को निरस्त कर दिया गया, जो आर्टिकल है 238 में। उसके बाद हमने भाग जो है 8 शुरू किया मेरे बच्चों, जिसमें यूटी का जिक्र है। हमने 8 की 8 यूटी पढ़ ली है, उनकी राजधानियां पढ़ ली हैं, और उनके जो हाई कोर्ट मैंने तुम्हें 7 बता दिया है, और उनके कुछ फैक्ट थे जो मेरे अब माइंड में काम किया, वो मैंने तुम्हें यहाँ बता दी हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद जो हमने भाग 9 शुरू किया पंचायत से संबंधित, कल इनके बारे में हम भाग 9 पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है? तो भाग हमारे 9 तक कंप्लीट हो गए। आर्टिकल 243 तक हम एक बार घूम आएंगे। भाग से याद रखोगे तो सारी चीजें याद है रह जाएगी। और तुम्हें मेरे बच्चों ये 6 भाग तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंचायती वाला। ठीक है? क्लियर है? थैंक यू मेरे बच्चों।